हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी के अदर एग्जाम, लेखपाल, वीडियो वगैरह को मद्देनजर रखते हुए हिंदी की सीरीज को शुरू किया है। हिंदी की सीरीज में जैसे कि हमने देखा, कल हमने वर्णमाला को शुरू किया, हिंदी को प्रारंभ किया और उसमें हमने स्वरों को पूरा कर लिया। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम पढ़ते हैं आज व्यंजन। स्वरों से आगे को क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। तो दोस्तों हम व्यंजनों को शुरू करते हैं। तो वैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात आती है यानी वे वर्ण। कौन से? यानी वे वर्ण या वे ध्वनियां, वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं दोस्तों, जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्वरों की सहायता से। जैसे कि हम बात करते हैं, आप लोग जानते हो भैया, जैसे हमने क्या कहा, हम कहते हैं ऐसा व्यंजन, तो हम कहे भैया का, आधा और अ, यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ी। यानी वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, तो हम बात करते हैं वर्णमाला में, वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी? तो दोस्तों वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हम बात करते हैं वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी? 33। हम बात करते हैं मूल व्यंजन, यानी जब हमारी वर्णमाला बन रही थी उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, कोई आगे कोई शब्द नहीं जोड़ा गया, कोई अक्षर नहीं जोड़ा गया, कोई वर्ण नहीं जोड़ा गया। उस समय की हमारी वर्णमाला में वर्णों की, व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 33 व्यंजन। आगे पढ़ते हैं हम, तो वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, यानी आज के टाइम में कुछ व्यंजन ऐसे थे दोस्तों मूल थे, लेकिन अब कुल व्यंजनों की बात करते हैं तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 39। अब हम देखते हैं ये 33 39 कौन कौन से होते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों के व्यंजन के कितने भेद हैं दोस्तों? 3 भेदों में व्यंजनों को बांटा गया है, या व्यंजनों को 3 भागों में बांट दिया जाता है दोस्तों। कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 भाग होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या है 25। कितनी? 25। ये दोस्तों हमारे क से लेकर म तक होते हैं। क से म तक इनकी संख्या होती दोस्तों कितनी? 25। आगे हम बात करते हैं तो एक होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 4। जैसे कि हम बात करते हैं ऊष्म, ऊष्म का मतलब ही हमारा होता है क्या? ऊष्मा ज्यादा, यानी एनर्जी ज्यादा। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। यानी 25 और 4 29 और 4 33। तो दोस्तों हमारी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने? 33 थे। तो ये वो 33, वही 33 हैं दोस्तों जो हमारे मूल व्यंजन हैं। ये 33 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? श, श, स है दोस्तों। हम बात करते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं श, श, स है, ये ऊष्म व्यंजन है हमारे सारे के सारे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम, किसको देखते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हम बात करते हैं 4 हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं ये श, श्र, श, त्र, ग और श्र। तो दोस्तों
ये हमारे कितने व्यंजन है दोस्तों? 4। इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि दोस्तों संयुक्त या मिश्रित व्यंजन उन्हें कहते हैं जो अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर के बने। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे द्विगुण व्यंजन या उपचित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो 2 है। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, क्या अण और क्या न, ये दोनों वर्ण कौन से होते हैं? हमारे उपचित वर्ण होते हैं। कौन से? उपचित व्यंजन। यानी जब हमारी वर्णमाला बन रही थी तो ये वर्ण उस समय इसमें शामिल नहीं थे। तो दोस्तों इन्हें बाद में जोड़ा गया तो 35 और 4 37, 33 और 4 37 और 2 39। तो दोस्तों हमारी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39, जो हमने ये एक एक करके देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारी वर्णमाला में कुछ संघर्षी व्यंजन होते हैं दोस्तों, जिनको बोलने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे श, श, से। तो दोस्तों ऐसे बोल देते हैं श शलजम वाला श, पेट चिलाशय वाला से, और से सड़क वाला से। एक एक करके जानेंगे अभी। ये मूर्धन्य श, तालु श, दंत से, इनसे बोले जाने वाले होते हैं। अलग अलग देखते हैं, अभी बात करेंगे। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र। तो दोस्तों हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है कि ये किस किस से मिलकर के बना होता है? तो आधा क और श से। आधा क और श से। ये किस किस से मिलकर के बना होता है दोस्तों? तो आधा त और पूरा र से। आधा त और पूरा र से। ये किस किस से मिलकर के बना होता है दोस्तों? तो हम बात करते हैं ज यानी ज और इ से। तो ज और इ से। इसकी बात करते हैं दोस्तों श्रेय की, तो हम बात करते हैं, ये हो जाता है श, ये हो जाता है र, यानी आधा श और श्रेय से। दोस्तों अगर हम इसे बड़ा रूप लेना चाहें तो देखिएगा, इनमें हमने हलंत नहीं लगाया, इनमें हलंत लगाया। अगर इनमें हम हलंत लगा लें सब में, तो इनमें सब में से क्या क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। जो सब में से हम निकाल सकते हैं। अगर अंत वाले में हलंत लगाते हैं तो इन सब में से ए निकल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रत्येक पूर्ण अक्षर में एक अ छुपा होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं अर्धस्वर वर्ण की, जो बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, यह और वह कैसे वर्ण है? हमारे अर्धस्वर वर्ण। इसके बाद दोस्तों हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम ही ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, आप लोग बस थोड़ी सी बस सहायता करना, थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। बाकी एक ही टेबल में हम आप लोगों की लगभग व्यंजनों की श्रृंखला को पूरा कर सकते हैं। लगभग। तो जैसे कि हम बात करते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है दोस्तों? अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाप्राण की बात करते हैं। तो महाप्राण यानी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। दूसरा व चौथा वर्ण क्या होता है दोस्तों? महाप्राण वर्ण। महाप्राण। अब हमने बात की अल्पप्राण और महाप्राण की, अगर हमने बात की तो दोस्तों हम कहते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण कहते किसे हैं? अल्प का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है दोस्तों? थोड़ा या कम। यानी अगर हम बात करें कि अल्प प्राण, प्राण यानी वायु, अल्प प्राण की बात करते हैं तो हमारी जो वायु होती है, अगर हम धीरे से लें और छोड़ें, अगर हम वायु को धीरे से लें और छोड़ें तो
हम बात करते हैं वो वर्ण होते हैं अल्पप्राण वर्ण। जिन वर्णों को बोलने में हम वायु को धीरे से लेते हैं और छोड़ते हैं तो अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। और जिनको बोलने में हम वायु को तेजी से लेते हैं और छोड़ते हैं वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं क्या, क ख, क ख, क आराम से ली और छोड़ी, क ख, क आराम से ली और छोड़ी, और ख तेज ली और छोड़ी। तो दोस्तों क ख ग घ यानी क ग और अंग। दोस्तों ये क ग और अंग ये अल्पप्राण वर्ण है, और ख और घ ये महाप्राण। तो दोस्तों हमने बात की अल्पप्राण और महाप्राण की, तो हमें पता चला कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। जिसमें वायु तेजी से ली और छोड़ी जाती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिसमें वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। आगे बात करते हैं हम अघोष और सघोष की दोस्तों, अघोष और सघोष की। तो हम बात करते हैं अघोष। अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दोस्तों क्या होता है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष। पहला और दूसरा वर्ण अघोष, और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण दोस्तों क्या होता है, ये सघोष वर्ण होता है। अब पहला और दूसरा अघोष होता है और दूसरा और तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो जैसे कि हमने बात की सघोष को दोस्तों घोष भी कहते हैं, इसको हम घोष भी कहते हैं, खाली घोष भी कहते हैं। अगर हमने बात की दोस्तों इसके बारे में तो हम बात करते हैं क्या, हमने बात की इसकी तो हम बात करते हैं दोस्तों कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। तो अघोष कहते हैं, अघोष वे वर्ण होते हैं जिसमें कंपनता नहीं ना के बराबर होती है, और सघोष उन्हें कहते हैं दोस्तों जिनमें कंपनता थोड़ी सी ज्यादा होती है। यानी कंपनता कम अघोष, कंपनता ज्यादा सघोष। यानी वे वर्ण जिनको बोलने में हमें वाइब्रेशन कम लगती है उसे कहते हैं दोस्तों अघोष, और जिनमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है उन्हें कहते हैं सघोष। तो हम बात करते हैं जैसे क ख कम वाइब्रेशन लगी, ग घ अंग इनमें ज्यादा वाइब्रेशन लगती है, यानी इनमें कंपनता ज्यादा होती है दोस्तों। तो हम बात करते हैं अब इसकी, हम बात करते हैं अब उच्चारण स्थान की। तो बेसिक है, कुछ इन वर्गीय व्यंजनों के उच्चारण स्थान देख लें, बाकी अलग से देख लेंगे थोड़ा सा। जैसे हम कहते हैं कंठ, कंठ यानी गला, यानी वे वर्ण जो गले से बोले जाते हैं यानी कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। और का वर्ग के सभी वर्ण किससे बोले जाते हैं दोस्तों, कंठ से बोले जाते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, यानी हमारे गले में कंपनता पैदा होती है दोस्तों। किसमें, हमारे गले में कंपनता पैदा होती है दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं तालु की, तो कंठ से ऊपर को गए तो दोस्तों हमारे जो जीभ जो होती है, जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है ये, यानी जीभ जब ऊपर वाले भाग में लगती है उसको क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं दोस्तों, सॉरी तालु कहते हैं, तालु। तो च वर्ग के सभी वर्ण किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। च छ ज झ य, च छ ज झ य। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यानी ट वर्ग के सभी वर्ण किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। तो दोस्तों तालु से जो आगे का एरिया पड़ता है मूर्धा पड़ता है दोस्तों तालु के आगे, यानी ऊपर वाले दांत होते हैं, ऊपर वाले दांत का जो मसूड़ा होता है उसको मूर्धा बोलते हैं। अंदर की तरफ, ऊपर वाले दांतों का मसूड़ा अंदर की तरफ उसे मूर्धा बोलते हैं। यानी ट वर्ग के सभी वर्ण किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। ट ठ ड ढ मूर्धा। दोस्तों इनको बोलते समय हमारे दिमाग में भी बहुत वाइब्रेशन पैदा होती है, सर में दर्द हो जाता है। हम कहते हैं ना बाजे कभी कभी कह देते हैं हम कि ज्यादा टाटा मत कर, सर में दर्द हो रहा है, तो वो जो होते हैं सर में दर्द भी पैदा करते हैं। अब ता वर्ग के वर्ण जो होते हैं दोस्तों, जो ता वर्ग के वर्ण होते हैं वो दंत से बोले जाते हैं, यानी गले से गए तालु पर ऊपर
तालु से आए ऊपर वाले मसूड़े पर दांतों के। अब क्या है, ऊपर वाले दांतों में, जब हमारी जीभ ऊपर वाले दांतों में लगती है दोस्तों तो उसको बोलते हैं दंत। यानी त वर्ग के सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं, यानी ऊपर वाले दांतों में लगती है उनको बोलते समय हमारी जीभ। जैसे त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। ठीक, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे जो पावर्ग होता है, पावर्ग के सभी वर्ण हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी होठों से। अब हम मुख से बाहर निकले, होठों पर आ गए दोस्तों, यानी ओष्ठ से, यानी होठों से। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। तो दोस्तों ये जो हमारे कुछ वर्गीय व्यंजन थे, हमने इनको देखा कि कहां से इनका उच्चारण स्थान हो रहा है, वो भी देख लिया। आगे हम देखते हैं अघोष और सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण को इस टेबल में ही अंतस्थ वर्ण। आप लोगों की आसानी के लिए जो हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं वो दोस्तों हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण और सघोष। हमारे अंतस्थ वर्ण हमारे अल्पप्राण और सघोष या घोष होते हैं। सभी हमारे अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण और सघोष होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के श, श, स, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, महाप्राण और अघोष। महाप्राण और अघोष, अगर हम बात करते हैं महाप्राण तो होते हैं चारों के चारों, महाप्राण तो होते हैं दोस्तों चारों के चारों, लेकिन है क्या है, ये घोष होता है घोष है। बाकी तीन हमारे अघोष है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वरों की, तो सारे के सारे स्वर दोस्तों हमारे अल्पप्राण और सघोष होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण और सघोष होते हैं। अल्पप्राण और सघोष है, सारे के सारे स्वर हमारे अल्पप्राण और सघोष है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे ये दोस्तों प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है हमारा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा दोस्तों, इसको कहते हैं हम अनुनासिक या पंचमा अक्षर। दोस्तों पंचमा अक्षर या अनुनासिक। बाकी सारे के सारे वर्ण ये निर्नुनासिक है दोस्तों। कैसे हैं, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते समय हम नाक से हवा का प्रयोग ना करें या हम नाक का प्रयोग ना करें, यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारी नाक का प्रयोग ना हो, उनको निर्नुनासिक बोलते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय हम नाक का भी सहारा लें, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। और ये पंचमाक्षर होते हैं सारे के सारे। ठीक, तो दोस्तों हमने ये इतना सा डेटा देखा। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण। ठीक, तो हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण है, इनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में। जैसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण तो 20 होती है इनकी संख्या, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी इनके 5-5, इनको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। इसके बाद होते हैं स्पर्श संघर्षी। दोस्तों ये जो वर्ण होते हैं हमारे च वर्ग के एक अण को छोड़कर, तो ये कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं इनको दोस्तों। इसके बाद होते हैं खाली संघर्षी। मैंने पीछे अभी बताया आपको क्या संघर्षी, तो ये दोस्तों ये शेष है और से, ये हमारे संघर्षी वर्ण होते हैं। इसके बाद पंचमाक्षर, अभी बताया आपको पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर होते हैं और अनुनासिक भी होते हैं, और इसको जोड़ लें ये भी अनुनासिक होता है, लेकिन पंचमाक्षर में नहीं आता, लेकिन ये अनुनासिक में आता है दोस्तों। इसके बाद कई बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आया है कि प्रकंपित वर्ण बताइए या लुंठित वर्ण बताइए, तो हम कहते हैं रे हमारा प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पार्श्विक वर्ण की, तो हमारा ले जो होता है ये पार्श्विक वर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अर्धस्वर वर्ण की, तो ये और वह हमारे अर्धस्वर वर्ण है। इसके बाद उक्षित या द्विगुण वर्ण की, तो अणे और अणे, ये दोनों क्या है दोस्तों, हमारे उपशित व्यंजन है। इसके बाद द्युत व्यंजन बोलते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, ठीक है, बच्चा, बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, ये सब आते हैं। यानी ये जो अक्षर आता है इसका आधा अक्षर पहले आना चाहिए,
ये पूरा इसका आधा पहले। इसके बाद एक आता है दोस्तों काकल्यवर्ण। ये हमारा है जो है दोस्तों, ये काकल्यवर्ण है। तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों, आप लोगों को प्रयत्न के आधार पर बनाए, थोड़ा सा आप लोगों को काफी कुछ डेटा, थोड़ा सा नहीं काफी कुछ डेटा दिया गया है दोस्तों, काफी कुछ डेटा दिया गया है। बाकी जो थोड़ा सा कुछ डेटा बचा है जो आप लोगों का हम अगली और नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।